हेलो स्टूडेंट, मैं हूं गुलशन कुमार देवांगन। एसआर कोचिंग क्लासेस काइकेर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। पुराना कुछ देख लेते हैं। तो गुलाम वंश का जो शासनकाल था वो 1206 से 1290 तक था। ठीक है, याद होगा आपको ज़रूर। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 तक शासन किए इन लोग। ठीक है, जो खिलजी वंश जो थे वो उनका जो शासनकाल था, वो जो टाइम पीरियड था वो बहुत छोटा था, अर्थात सबसे कम समय तक जिन्होंने शासन किया वो खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर आए तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है वो 1320 से 1414 तक शासन किया और यह दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासक कहलाए तुगलक वंश। ठीक है, जो गुलाम वंश जो थे, खिलजी वंश और तुगलक वंश, ये सभी के सभी तुर्क जाति के थे। कौन से जाति के थे? तुर्क जाति के थे। परंतु जब सैयद वंशों ने शासन किया, सैयद वंशों ने 1451 तक शासन किया और ये इनका जो वंश था वो थे आपके शिया वंश के। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत पर एकमात्र शिया वंश का शासन हुआ जिनको हम सैयद वंश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सैयद वंश से। और इनका शासनकाल 1414 से 1451 तक है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुगलक वंश का अंत किस प्रकार हुआ? तो हम जानते हैं तुगलक वंश का जो अंत हुआ था वो तैमूर लंग अर्थात मंगोलों के आक्रमण से तुगलक वंश का अंत हुआ। ठीक है, तुगलक वंश का अंत जो है वो मंगोलों के आक्रमण अर्थात तैमूर लंग के आक्रमण से के कारण हुआ था। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तैमूर लंग ने भारत से लौटते समय अपना वायसराय किसे नियुक्त किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आ जाए आपका खिज्र खां। ठीक है, ये होगा आपका खिज्र खां। खिज्र खां को अपना वायसराय नियुक्त किया। ठीक है, उसके बाद वो चले गए। और अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, तुगलक वंश के किस शासक को हटाकर खिज्र खां दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो महमूद तुगलक। 1414 ईस्वी में इनको जो है दिल्ली की गद्दी से हटा दिया गया और जो है खिज्र खां गद्दी पर बैठा। ठीक है, इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं हम, आप सुनते रहिए। देखिए, ये जो है पहला वंश है जिन्होंने इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का वंश मानते हैं अपने आप को। ठीक है, चलिए, ये जो वंश जो था सैयद वंश, इसके बारे में विशेष ये है कि ये शिया वंश के थे और यह जो है तैमूर लंग के प्रतिनिधि के रूप में, जो मैंने अभी बताया कि तैमूर लंग भारत के लौटते समय अपना वायसराय किसे नियुक्त किया? तो खिज्र खां। तो ये जो है इसकी प्रतिनिधि के रूप में जो है यहाँ शासन कर रहा था, ना कि सुल्तान के रूप में। ठीक है, और हर महीने या साल कहें वो तैमूर लंग के वंश को मतलब कि कर के रूप में भेजता था वो, जिसके कारण जो है उसको प्रतिनिधि के रूप में हम जान सकते हैं। ठीक है, खिज्र खां जो था वो रयते आला अर्थात तैमूर लंग के उपकार के कारण सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया था, यह मानते हैं। ठीक है, तो ये जो है रयते आला के रूप में शासन कर रहा था, ना कि सुल्तान के रूप में। ठीक है, चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, खिज्र खां ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो मैंने अभी बताया रयते आला की उपाधि धारण करते हुए यह जो है शासन कर रहा था, जो एक प्रतिनिधि था, ठीक, तैमूर लंग का। अगला प्रश्न देखते हैं। खिज्र खां ने अपने आप को किसका प्रतिनिधि बताया? मैंने ये भी बता चुका हूं, तैमूर लंग के लड़के शाहरुख। ठीक, तैमूर मुख्य रूप से तैमूर लंग के प्रतिनिधि के रूप में ही यहाँ जो है यहाँ शासन कर रहा था। ठीक है, फिर देखते हैं 7वां प्रश्न में, सैयद वंश की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली में ही थी।
क्यों? चूंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो सल्तनत काल को दिल्ली सल्तनत कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? क्योंकि सल्तनत काल में अर्थात या इस काल में जितने भी सुल्तान हुए वो कहीं ना कहीं दिल्ली पर ही क्या किए? शासन किए। ठीक, तो सल्तनत काल, ये दिल्ली सल्तनत काल किसको कहते हैं? कहाँ से कहाँ तक दिल्ली सल्तनत का काल होगा? तो 1206 से 1526 का काल को दिल्ली सल्तनत का काल कहते हैं। जो पहला लेक्चर जो है, पहला वीडियो है, मैं उसमें बता चुका हूं। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो से आप शुरू कीजिए देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तैमूर लंग ने खिज्र खां को कहाँ का शासक नियुक्त किया? तो ये मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का जो है शासक नियुक्त किया खिज्र खां को। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न की ओर, खिज्र खां की मृत्यु कब हुई? तो 1421 में जो है खिज्र खां की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, खिज्र खां की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा या कौन आसीन हुआ? तो खिज्र खां का पुत्र मुबारक शाह। ठीक है, ये वही मुबारक शाह है जिसके नाम पर मुबारकाबाद जो है वो बना है। देखिए अगला प्रश्न वही है कि मुबारक शाह ने किस नए नगर का निर्माण करवाया था? तो मुबारकाबाद का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी किसके दरबार में आश्रय पाते थे या किसके दरबार में रहते थे? तो मुबारक शाह के दरबार में रहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कीजिए, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो तारीख़ मुबारक शाही, और इसके मुबारक शाह के शासनकाल के विषय में जानकारी मिलती है। इस बुक में जो है मुबारक शाह के शासनकाल की जानकारी मिलती है। तो याहिया बिन अहमद किसके शासनकाल में थे? तो मुबारक शाह के शासनकाल में उसके दरबार में रहते थे। और याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखा पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए, मुबारक शाह की मृत्यु कब हुई? तो 1434 ईस्वी में जो है वो मुबारक शाह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मुबारक शाह की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? तो उसके वजीर सरवर उल मुल्क ने षड्यंत्र द्वारा उसकी हत्या कर उस समय करवा दी जब वह अपने द्वारा निर्मित नए नगर का निरीक्षण कर रहा था। ठीक, सो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम। 16वां प्रश्न, मुबारक शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो मुबारक शाह का भतीजा मोहम्मद शाह जो है वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न देखिए, मोहम्मद शाह ने कब से कब तक शासन किया? तो 1434 से 1445 ईस्वी तक जो है वो मोहम्मद शाह ने शासन किया। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह जो है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह जो वह था वो सैयद वंश का अंतिम शासक के रूप में शासन किया। ठीक है, देखिए 20वां प्रश्न, सैयद वंश की समाप्ति के बाद दिल्ली पर किस नए वंश का शासन स्थापित हुआ? तो लोधी वंश का स्थापना हुआ। लोधी वंश जो है वहाँ पर शासन किए। सैयद वंश ने दिल्ली पर कब से कब तक शासन किया? मैंने पहले ही प्रारंभ में बता चुका हूँ कि 14 से 14 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक शासन किया। याद रखेंगे आप, दिल्ली सल्तनत की जितने भी वंश है उनका शासनकाल आप याद रखेंगे। ठीक है, और एक बात और मैंने बताया था कि जो सैयद वंश जो था वो प्रथम सिया वंश से संबंधित थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, और जो ये लोधी वंश थे वो अफगान शासक थे या अफगान वंश के थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम अभी पढ़ेंगे लोधी वंश। लोधी वंश के बारे में हमको कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रहना चाहिए कि लोधी वंश ने कब तक शासन किया। तो हम जानते हैं लोधी वंश जो है वो 1451 से 1526 तक शासन किया। 1451 से 1526 तक का शासन किया। ठीक है, हम जानते हैं लोधी वंश का सबसे महान शासक या एक शासक के रूप में जानते हैं इब्राहिम लोधी। ठीक है, चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। ठीक,
तो बहलोल लोदी जो था वो लोदी वंश का संस्थापक था, जो अफगान था। बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना कब की थी? तो 1451 में जो है वो उन्होंने यहाँ पर स्थापना की लोदी वंश का। देखिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? मैं 2-3 बार पहले बता चुका हूं कि बहलोल लोदी जो था वो अफगान राज्य का संस्थापक था, या यूं कहें कि लोदी वंश प्रथम ऐसे राज्य की स्थापना किया है जिन्होंने अफगान वंश के थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बहलोल लोदी की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली में थी। चूंकि ये दिल्ली सल्तनत का काल माना जाता है, इसलिए हम जानते हैं कि दिल्ली में ही सभी का राजधानी रहा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बहलोल लोदी किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो बहलोल शाह गाजी के नाम से यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, लोदी वंश के किस शासक ने जौनपुर के सरकी सुल्तानों को परास्त कर उसे दिल्ली में मिला लिया था? तो बहलोल लोदी ने। ठीक है, तो जौनपुर के सरकी सुल्तानों को परास्त करके दिल्ली में मिलाने वाला जो शासक था वो था बहलोल लोदी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, बहलोल लोदी की मृत्यु कब हुई? तो 1489 ईस्वी में। माफ कीजिएगा, हिंदी में प्रोनाउंस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो 1489 ईस्वी में जो है वो बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां जो था वो अगला सुल्तान बना। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला जो शासक हुआ वह था निजाम खां, बहलोल लोदी का पुत्र। निजाम खां किस उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो यह उपाधि प्राप्त था उनको सुल्तान सिकंदर शाह। ठीक है, तो ये जो था 1489 ईस्वी में जो है यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, 1504 ईस्वी में आगरा नगर की नींव किसने रखी थी? यह था सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी, जो था आपके आगरा का जो है नींव रखा था। अगला प्रश्न देखते हैं, गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने कराया था? तो सिकंदर लोदी। ये गजे सिकंदरी क्या था? एक मापक यंत्र था, माप करने वाला, उसे कहते हैं भूमि मापन का यंत्र था। ठीक है, उसको कहते हैं गजे सिकंदरी। अगला प्रश्न देखते हैं, लोदी वंश का सर्वाधिक सफल शासक कौन था? तो सिकंदर लोदी जो था लोदी वंश का सफल शासक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए वही प्रश्न है, गजे सिकंदरी का उपयोग किस कार्य के लिए होता था? तो इसका कार्य जो है भूमि मापने के काम में आता था। ठीक, चलिए 14वें प्रश्न पे बढ़ते हैं। लोदी वंश के किस शासक ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया? तो सिकंदर लोदी ने जो है आगरा को अपनी राजधानी के रूप में बनाया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई? तो 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई थी। सिकंदर लोदी के बाद जिन्होंने शासन किया उसका नाम है इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी जो है वो दिल्ली सल्तनत अर्थात आगरा के सिंहासन पर बैठा था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए बाबर को किसने आमंत्रित किया? तो पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने यहाँ पर बाबर को आमंत्रित किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य घमासान युद्ध कब हुआ? तो 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर विजय हुआ तथा उसने लोदी वंश का अंत करके मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो जो अंतिम शासक हुआ वह था इब्राहिम लोदी। ठीक है दोस्तों, तो जो है लोदी वंश की समाप्ति के पश्चात हम मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे। हमारे चैनल में बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए यह वीडियो।